वेलकम टू एवरीडे पॉडकास्ट लेट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम एक एपिसोड कर रहे हैं इस्लामिक इंश्योरेंस के बारे में। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी हैव कॉल्ड अ सीईओ फ्रॉम इंडस्ट्री, मिस्टर अजीम इकबाल फिरानी। मिस्टर अजीम इकबाल, आप पाक कतर तकाफुल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को अपनी बैकग्राउंड के बारे में बता दें, दोज पीपल हु डोंट नो यू। So, thanks Afan for having me here. मेरा बैकग्राउंड कुछ इस किस्म का है कि मेरी पैदाइश तो कराची की ही है और तकरीबन 2.5 साल की उम्र में मैं वालदेन इमिग्रेट करके कनाडा चले गए थे। 6 साल तक हम वहाँ रहे। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग तकरीबन वहीं हुई थी। उसके बाद वालिद साहब को सऊदी अरब में जॉब मिल गई थी, तो वी शिफ्टेड ओवर देयर। एंड क्योंकि वो एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे, तो वी हैड द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग एबल टू ट्रैवल अ लॉट। और बट एक उसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये निकला कि बिकॉज इट वाजंट वेरी फार फ्रॉम पाकिस्तान, माय इंटरेक्शन एंड माय सॉर्ट ऑफ क्लोजनेस विद पाकिस्तान स्टार्टेड टू डेवलप, जो कि आमतौर पे जब बच्चे नॉर्थ अमेरिका में बड़े हो रहे होते हैं तो वो नहीं मिलता है उनको। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई डिड माय ओ लेवल्स ओवर देयर, देन केम टू पाकिस्तान। यहाँ पर ए लेवल्स किया, कॉलेज यहाँ शुरू की। I did half my degree here in bachelor's in business. Then I transferred to the University of Houston, master bachelor's in finance किया और वो complete करके वापस आ गए. Then I did my MBA some years later after getting some work experience. This time it was from Canada. And since then I've been working originally in the IT space. क्योंकि उस वक्त शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी पाकिस्तान में। फिर जब वो आईटी का मेरा आई गेस कीड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा अब दोबारा कुछ देखते। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंक्स आ चुके थे। मीज़ान वाज एग्जिस्टिंग, बैंक इस्लामी वाज इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। तो उस वक्त मैंने फिर कुछ लोगों से बात की, दे टुक अ गैम्बल ऑन मी, तो आई जॉइंड मीज़ान। आई वाज विद देम फॉर अबाउट 2.5 years, या उस पीरियड में तकाफुल started in Pakistan. Right. And so the founding CEO of Pak Qatar Family Takaful was someone I knew through a mutual friend. तो उसने अप्रोच किया, if I'd be interested. I said why not? I mean, लोगों को इंश्योरेंस नहीं पता है, तो चले हम तकाफुल ही उनको पढ़ा देंगे फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह no regrets. तो उस वक्त 2007 February में I was employee number 7 at Pak Qatar Family Takaful, and I joined them then. And I've been, other than 1 year in between, I've been associated with them since then. Either employed by a sister concern of theirs or employed directly by them. And Alhamdulillah, right now, as आपने mentioned किया, I'm the CEO of Pak Qatar Family Takaful. हमारी 3 ग्रुप कंपनीज है। पाक कतर जनरल तकाफुल भी है, जिसके साकिब ईशान साहब हेड करते हैं, और हमारी रिसेंटली लॉन्च एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। एंड दिस इज द सेकंड डेडिकेटेड एएमसी, शरिया कंप्लाइंट डेडिकेटेड एएमसी इन दिस स्पेस, जिसके फरहान शौकत साहब इज द सीईओ ओवर देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, we other than having a bank, we cover pretty much all the bases of the Sharia compliant financial sector. And so that's my brief professional story. Maybe you might build a bank soon. Maybe in digital bank, maybe that's the future now. Yeah, I mean, maybe, I don't know. Digital banks, I was just having a chat with a friend of mine from Standard Chartered. We were having lunch together earlier. तो यही बात हो रही थी कि यार डिजिटल ठीक है, 220 मिलियन पीपल तो है, बट उसमें से डिजिटल यूज करने वाले कितने होंगे? हाँ, and I was telling him the story. I had a discussion with my wife some time back. Why don't we start paying our domestic staff digitally? I'll transfer the money to you, you transfer it to them in their accounts. So she asked one of them, what if we were to do this? So she's like, बाजी, मुझे जो राशन देना है वो भी कैश देना पड़ेगा, मुझे घर का किराया भी कैश देना पड़ेगा, तो मुझे क्या फ़ायदा? मैं कैश अगर उस कोने की दुकान से इजी पैसा से या जायज़ कैश से निकालने जाऊँगी, तो वो तो अच्छा खासा फीस चार्ज कर लेते हैं मुझे। तो then when my wife told me this, so she's like, no, I don't think so. Just keep it with cash right now. So until that ecosystem develops and people can strongly feel an incentive, security, safety अपनी जगह, but अगर they will only worry about that at a cost, and if the price is right,
then maybe they'll say, but right now the price is too high to justify that risk that they're taking. So they prefer कि भाई मुझे cash दे दो, मैं ठीक है, मुझे रिक्शा में ले जाना पड़ रहा है, मुझे बस में ले जाना पड़ रहा है, I'm willing to take that risk. लेकिन मुझे 100 रुपए वो दुकान वाला काटेगा, I'm not willing to do that. And given today's inflation, I can sort of understand, relate with why they would say. Right. So, moving on, let's talk about insurance, and we are talking about Islamic insurance in general. But before we move on, you recently attended Pakistan FinTech Network's InsurTech Summit, the first summit as such. What's your take on it? How did you feel about it? It's a great start, definitely. Mashallah, इसकी ज़रूरत तो है, no doubt about that. अगर किसी तरीके से insurance can be made more convenient, easy to use, easy to benefit from, so that's a godsend for all of us in this industry. Unfortunately, वही बात है कि जहाँ बैंकिंग में मैं कहूँगा वो इकोसिस्टम की ज़रूरत है for the digital tech side to really take off. On the insurance and the kafil side, it's more just a matter of awareness. People need to realize that they need this for them to really. बल्कि आपको याद होगा जिस सेशन में हम बैठे हुए थे, उसमें बात इसी चीज की हो रही थी. ट्रू. ठीक है, हम सब चाह रहे कि नंबर्स बढ़े, हम सब चाह रहे कि हमारी आवाम इस साइड पे अपने आप को इनेबल कर दें, बट unfortunately the general population is, I mean, between unaware of the benefits and the utility of insurance. There's also an element of just sheer maybe bad experiences even, because unfortunately a lot of people have stories of, वही बात है ना कि एक बंदा बुरी कहानी सुनाएगा तो वो 50 आदमी को पहुंच जाएगी, अच्छी कहानी होगी तो 10 आदमी तक, 2 आदमी तक रहेगी. तो वो है, ठीक है, that's something we need to fix. But more importantly, this awareness element, and that's why I had mentioned it as the moderator then as well, that we really need to work on informing and teaching our population about why they should worry about protection, because we don't. As I mentioned at the event, I mean, if you ask most people to raise their hand and say how many have coverage for their house, despite owning it, or even living on rent, or coverage for their own life, if they're not covered by an employer, most people will say no. अब आप कह देंगे यार उनको वो तवक्कुल की वजह से है. I was just going to say that. तो चले, अब तो तकाफुल आ चुका है ना, तो शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है. और तवक्कुल का भी अगर वो कहता है नहीं शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन भी तवक्कुल के खिलाफ है, तो फिर उनकी तवक्कुल की अंडरस्टैंडिंग में गैप है, लाइल्मी है. They're not aware of what Islam actually means when it talks about tawakkul and how it is actually as a concept meant to be enforced. तो वो चीजें हैं. Again, it comes back to awareness. लोगों को, like I said, कि when Pak Qatar was starting, हमने एक सर्वे करवाया था, और उस सर्वे में हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चनर बनाया था जो स्टूडेंट्स कर रहे थे. They were master's level students of one of the universities. और उस पे उनका पहला सवाल ये था कि do you use insurance? So some people said yes, some people said no, many people said no. And when asked why, most, pretty much 99% when asked why, said because it's haram. And then जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि आप बैंकिंग करते हैं? हाँ करते हैं. तो कौन कौन सी बैंक्स में अकाउंट है? मोस्ट कन्वेंशनल बैंक्स है, सबके नाम ले लिए उन्होंने. अच्छा, आपकी करंट अकाउंट है उधर? नहीं, वो तो वहाँ तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, वहाँ भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है. So we realized कि the reason is not the Sharia compliance. That is a very good excuse, because that's what we've been hearing for so long. But in actuality, जब उनको बिठा के बात किया जाए और समझाया जाए, तो यूजुअली तो यही आता है कि यार मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, मैं पैसे इतने एक्सपेंड कर दूंगा, what will I get out of it? बट ये भी मैंने देखा है कि जब प्रॉपरली किसी को समझाया जाएगा, देखें ये इसका मकसद है और ये इसका बेनिफिट है, तो मोस्ट पीपल विल से हाँ यार वाकई ये तो यूज़ करना चाहिए. जैसे हर गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता है, कोई कभी ये सवाल नहीं पूछता कि मैं पैसे क्यों ज़ाया कर रहा हूँ उस स्पेयर टायर रख के. स्पेयर टायर फिर भी रखा हुआ है,
हालांकि निकाल दो, बेच दो यार, उसके कुछ पैसे ही आ जाएंगे। True. हर ट्रिप पे तो जरूरत नहीं पड़ती है ना। बिल्कुल। लेकिन प्रोटेक्शन का मकसद ही ये है कि जिस वक्त जरूरत ना हो उस वक्त उसका लेना वाइज है, बिकॉज जिस वक्त जरूरत होगी उस वक्त फिर आपको नहीं मिलेगा फिर वो। True. तो ये अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा एक एम्बिट है। सो टू गेट बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट इंश्योरटेक, yes, it's something we do need to work on, don't get me wrong. We do need to work in this direction. We do need to develop the technology to make it easy to sell, easy to understand, easy to use, easy to service. All of these things need to be done, but probably the icing on the cake which needs to prevail over all of this is the awareness of the public to actually utilize this tool. And that comes back to education, schooling, syllabus, curriculum, and just word of mouth also. Right. So, Madhab, what role do you think the regulator has? Madhab, is mandatory is the option forward? Madhab, mandating people to, you must have the insurance which developed countries have enforced? Yeah. And so there's a reason the developed countries have enforced it, right? I mean, they don't like wasting money. I mean, nobody likes to waste money. But they've realized that कुछ चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को या मैंडेटरी करनी है पब्लिक के लिए, या फिर गवर्नमेंट को खुद प्रोवाइड करना है। तो ज़्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड में आप देखेंगे हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, बिकॉज दे फील ये चीज़ें अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाती है ना, तो वो फिर प्रॉफिट इंसेंटिव पे ग्रेटर गुड को भूल जाते हैं। सिमिलरली social security is the ambit of the state. Unemployment payments, pension payments, it is all done by the state. Okay, you may work for a private sector company, but your pension is maintained by the state. We don't have anything. I mean, literally we have nothing. And what we do have is usually so substandard and so difficult to get access to that I'm sure most private sector company employees won't even bother to try. So यस, इस पे अगर कुछ चीज़ें मैंडेटरी की जाए, बट देन हमारा मसला ये है कि हम लॉज तो बहुत बना देते हैं, जब उसकी इन्फोर्समेंट की बात आती है तो वहाँ हम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मिनिमम थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस और कार तकाफुल इज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइविंग ऑन द रोड, राइट? यू कैन, इफ यू डोंट हैव दैट, यू कैन बी चालान जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ट्रू। येट आप सिविक सेंटर के बाद चले जाए, आपको 50 रुपए में मिल जाएंगी कार, कागज का टुकड़ा मिल जाएगा कि भाई ठीक है आपको कवरेज है। तो द फेडरल इंश्योरेंस मोहतसिब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था along with many of the industry practitioners. We went and visited the chief secretary of the Sindh government, and we told them that these are problems. He's like, okay, what should I do? And we suggested, every police officer, they've all got smart digital devices now, just by they're issuing tickets and of course, doing a lot of things. But they should be able to see which companies are proper, regulated, FCCP registered entities. और बाकी जो है उनका अगर कोई आपको कागज दिखाता है, आप उसको चालान करें। तो ये पुश आएगा तो फिर लोग उस पे फिर आना शुरू करें। ठीक है, थर्ड पार्टी ही होगी, पर कुछ तो होगा। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, so at least somebody is there to back up that risk. That's quite interesting, but let's moving forward, let's talk about insurance in general. आप लोगों के आपने हमारे इंसेंटिव तवक्कुल, let's मतलब आपकी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। हाउ डज द लाइफ इंश्योरेंस इन तकाफुल डिफरेंशिएट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस इन conventional? Okay, so the Sharia does not deem risk as a commodity that can be bought and sold. Okay. That's the most fundamental element. So if you look in the dictionary, if you look up the word insurance, it will say risk transfer mechanism, where risk is transferred from the seller to the buyer. अब जब शरीयत ने ये कह दी कि ये कमोडिटी ही नहीं है जो कि आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, मीनिंग उस सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो फिर अगर एक ही प्राइस पे हो रही है, मीनिंग जितना मैंने दिया मुझे भी सामने से वही मिला, तो फिर तो ठीक है। पर अगर वो एक्सेस है आइदर वे, तो मीनिंग वन पर्सन इज गेटिंग रिबा एंड द अदर पर्सन इज गिविंग इट, और वाइस वर्सा। ठीक है। तो
तकाफुल बेसिकली ये कहता है कि हम रिस्क ट्रांसफर नहीं करते, हम्म, हम रिस्क शेयरिंग कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमने एक पूल में डाल दिया, जिसमें ये सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला हुआ है। जिसकी भी क्लेम आएगा, जिसका भी क्लेम आएगा, वो वहीं से क्लेम ड्रॉ करेगा। अगर उसमें पैसे बच गए, और क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा होगा, तो हो सकता है कुछ इनकम भी आ रही होगी। अच्छा, वो एक्सपेंसेस भी दे रहा होगा, एक्सपेंसेस इन द शेप ऑफ, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटर हमें एम्प्लॉय करना पड़ा किसी टाइप ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस के लिए, या कोई डायरेक्ट बैंक फीस है दैट आर रिलेटेड टू द पूल, तो वो चीज़ें इसी पूल में से देनी जा रही है। एंड ऑफ द ईयर में अगर इस पूल में पैसे बच गए, तो वो पैसे के जो मिल्कियत है, या रादर उस पैसे पे जिनका हक है, वो वही पार्टिसिपेंट्स का है। अच्छा, व्हेन तकाफुल फर्स्ट स्टार्टेड पाकिस्तान में, तो आई थिंक 2006 में रूल्स आए थे। मलेशिया में बहुत पहले शुरू हो चुका था, एंड वन ऑफ द रीजंस इट वाज सो सक्सेसफुल इन मलेशिया इज बिकॉज the average Chinese businessman realized कि यार I can get money back at the end of the year. वरना normally तो insurance is an expense term, मैंने coverage गाड़ी की ले ली, चले गए, claim आ गया, आया नहीं है। लेकिन he started getting money back on the surplus. He was like, wow, this is great. And so they all started moving towards the Takaful. So, whereas in the conventional insurance arrangement, that pool is the ownership of the company. So उस pool में अगर surplus हो गया, तो the company will say we've made an underwriting profit. तकाफुल में underwriting profit नहीं होती है, because the money belongs to the pool. हाँ, we strive to make sure the pool is in surplus, so we would like an underwriting profit, but that underwriting profit will not be reflected in my P&L account as part of my income. वो यहीं पे we want it because we don't want a loss. क्योंकि अगर loss होता है, तो the SECP requires that the Takaful company give a Qard Hasan to the pool, which is an interest-free loan to the pool till we are able to recover that. अब for example आजकल 20-25% का रिटर्न मिल रहा है बैंक्स में, और मैंने कर्ज हसन दिया हुआ है, मेरा शेयर होल्डर का तो नुकसान हो रहा है उसमें। So I will make sure कि I make a surplus in the pool, but not for my own P&L strength, but rather to ensure that my pool stays sustainable and self-sustaining, so I can keep running. And obviously, the bigger the pool gets, the better options that I can give my customers. I can take bigger risks, which I probably could not have taken before. So, ये है कि that's probably the most fundamental difference, where insurance is risk transfer, takaful is risk sharing. So even 5 people coming together on one street, and every house saying कि हर महीने हम 500 रुपए देंगे पूल में, आप पूल का पैसा जमा कर ले, उसको इन्वेस्ट भी कर दे। अच्छा, रास्ता कहीं खड्डा हो गया, कहीं गटर उगल गया, उसको अभी साफ करवाना है, सब कुछ करना है, तो अब वो कौन सा घर वाला देगा? वो कहेगा नहीं मेरा नहीं है, तो ये पूल में से ही दोगे। अब अगर पैसे बच गए एंड ऑफ द ईयर में, तो ठीक है भाई, आप सब अपना पैसा वापस ले ले, जो पोर्शन बच गया आप। तो ये बेसिकली तकाफुल का फंडामेंटल एलिमेंट है। तो जस्ट लाइक विद ऑल इस्लामिक फाइनेंस प्रोडक्ट्स, एंड रिजल्ट इज द सेम, आपको आपकी कवरेज मिल गई, आपको आपका प्रोटेक्शन मिल गया। एट द सेम टाइम you're doing it in a manner that's Sharia compliant. So we like to say, and in fact I don't know if I mentioned it in the conference, that I like to say that takaful is an alternative to conventional insurance, just like frozen yogurt is an alternative to ice cream. It looks the same, it tastes the same, pricing wise it's similar, only difference is it's healthier, it's better for you. It's better, it's lower in fat, higher in dairy. Similarly, takaful is Sharia compliant. ठीक है, if someone is not bothered with Sharia compliance, so ठीक है, then that's a choice that they make. But since the vast majority of our population appears to be extremely conscious of the Sharia aspect, and that's why most of them are not using it. तो उनके लिए तो फिर ठीक है, this is an option. Great. So let's talk about Pak Qatar. What's the plan for Pak Qatar? How do you see the growth for Pak Qatar in the coming years? What do you think? Pak Qatar, mashallah, has come a long way. We've been blessed with very good shareholders, very supportive shareholders. They've supported us both in terms of guidance,
as well in terms of financially whenever we've needed, and also trusting us to, okay, ठीक है, make you guys take it forward and make the right decisions. Which is a blessing. I mean, it's not always, every board isn't like that. Oftentimes they're very protective or very micromanaging कि भाई नहीं ये इसी तरीके से करें. So Alhamdulillah, we've been very blessed with the board that we have. Our goal, definitely, we want to become the premier Sharia compliant financial service provider in the country, whether that be for general, whether that be for life, whether that be for our AMC. We have some other plans as well in the long term. We intend to, inshallah, eventually, once the economy sort of picks up and becomes a little better, we intend to go for our IPO as well. Yeah, alhamdulillah, we're here for the long term. There's no way. I hope with the IPO, 1,000 points today only. Yeah, mashallah. If the market keeps going this way, definitely then. Because I know the board has been very gung ho. They've been pushing us very aggressively, and it's us based on ground reality trying to say that, look, don't worry, we want to do this too, but let's just wait till we come to a stage where we know we can get a good valuation and you can get a good value for what you've invested all these years. Because obviously, considering the vast majority of our board is abroad, तो उन्होंने जिस वक्त डॉलर्स डाले थे कंपनी में उस वक्त let's say 80-90 रुपीस का डॉलर था, आज आपके सामने है. So obviously उनको तो वो भी नुकसान हुआ. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह डिविडेंड मिल रहा है उनको, but वो भी तो deplete ही हो रहा है in the sense of the valuation of the currency. So we would like for them to get as maximum value as possible, so that they can feel कि हाँ वाकई हमें कुछ benefit मिला हमारे investment. So, we discussed about the financial payments. Let's talk about technology perspective. What role do you think technology as a technology first insurance company or insurtech will play? देखिए, एक चीज तो clear है, cost of business is going up. ना बिजली के दाम नहीं जैसे रहे, ना लोगों की सैलरीज कम हो रही है. ठीक है, तो every company is now cognizant of the fact that we need to try and increase our efficiency to be able to maximize our revenue from the same resources that we have. That will only be possible, and with the demand of a more mature, intelligent, discerning customer, the only way I'll be able to juggle all these variables is if I have technology. तो फॉर एग्जांपल हमने भी ये शुरू कर दिया कि जितने भी हमारे ग्रुप हेल्थ के कस्टमर्स है कॉर्पोरेट के, वी गॉट एन ऐप, वो खुद ही वहाँ से अपना क्लेम्स लॉन्च कर देते हैं, क्लेम हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ से प्रोसेस कर लेते, कोई सवालात होते तो उनसे पूछ लेते, अदरवाइज उनका क्लेम पे करके उनके IBFT करके उनके अकाउंट में डाल देते, उनको ईमेल मिल जाता है कि सर आपका क्लेम पे हो गया, और जो अगर कोई डिडक्शंस हुई तो वो भी उनको बता देते हैं. सो इस तरीके की चीज़ें हमें मुसलसल डेवलप करनी है. देयर आर चैलेंजेस, I mean, despite the fact that I've told my claims people कि यार why should it take 15-20 days to pay a claim, especially a life claim? True. The guy's dead, he's dead. But I've learned the hard way that just because someone says he's dead doesn't mean he is dead. Okay, we've had stories of people literally who went to the graveyard and found out that the guy is not dead, or went to the person's house and he's opening the door welcoming mehman, I mean, so ye sara kuch ho chuka hai. So obviously as the ameen of the pool where everybody's contribution is coming, we need to do our best to ensure that it is used prudently and efficiently, and part of that effort is to be conservative and cautious of how you use it. तो वहाँ पर हाँ, आइडियली इवेंचुअली AI की अगर चीज़ें आ जाती है कि मैं ये चीज़ें भी बड़े आराम से कर लूँ, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए तो इट्स नो ब्रेनर ना. मैं जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूँगा मैं अपने मार्जिन बढ़ा सकता हूँ, बट मुझे उसको जो माई ऑडिट कंप्लायंस, माई ड्यू डिलिजेंस वाला जो मेरा फैक्टर है उसको भी बैलेंस करना है with the aspect of convenience and efficiency. So I need to find that ideal balance where I can do both. But yes, there's no two ways about it. If I could find a magic wand that could do it all, I would take it like that. I have this question, anyone who is starting out, whether it's a company or an individual who is starting out their career, what advice would you give them about insurance, takaful in general?
you know, how should you approach it Why are they going towards insurance with Takaful? Is it just as a user as a or user, as employment? as an individual taking insurance on Okay, taking insurance for what? Life, assets? life, assets, Okay. can be any. देखिए, what is most important यहाँ पर जो सबसे अहम जो सवाल है कि जो उस पोजीशन में इस वक्त है कि भाई वो अपनी करियर शुरू कर रहा है, अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहा है, whatever they're doing, they need to sit down and decide where do they want to go. उनका विजन क्या है, उनका पर्पस क्या है, वो कहाँ जाना चाह रहे हैं. As Alice in Wonderland was told by the Cheshire Cat. Have you read Alice in Wonderland? Huh? Oh, okay. Right. So when she went and asked him, you know, which way should I go? And she came to the fork in the road. And he's like, where do you want to go? And she's like, I don't know. So then he's like, then it doesn't matter. Go whichever way you want. तो हमारी जो यूथ है उन्होंने वो which way do you want to go वाला सवाल अपने पे नहीं ask किया है. And so oftentimes they will come and they'll ask for advice, but they themselves don't know where they want to go. And I'll give you an example. I had a neighbor who graduated from one of our computer science universities. And he came to me and his father told him to speak to me. कि देखिए अजीम भाई हो सकता है कुछ मशवरा दे दें हम. So he came to me. He said मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा किस किस्म का? कोई भी IT का जॉब. अच्छा ठीक है. So I told him I have a friend in defense. उस वक्त he had started a new startup. I said I can talk to him. We're an old school friend. So I'm sure he'll keep you. I have that much pull on this guy. So he's like नहीं defense तो बहुत दूर हो जाएगा. अच्छा. Okay. Then I said, okay, then I have a couple of cousins who are running call center type businesses, making international sales. And they're operating out of, Baloch colony in this area. तो मैंने कहा मैं उनसे बात कर लेता हूँ. वो भी cousin है, वो भी सुन देंगे मेरी बात. नहीं, call center का काम तो मैं नहीं करना चाहता. अच्छा. Then I didn't have anything else in hand. So I said, okay, ठीक है, just WhatsApp me your CV and I'll keep it in mind. Then before he was leaving, I said, Saad, make sure you decide what you want to do. I don't think you're clear. When I originally asked what you're looking for, you said anything. But then जब मैंने एक दो options दिए तो हर option को आप shoot down कर दिए. तो ये clarity आपके पास होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं. तो अगर कोई आ रहा है, करियर शुरू कर रहा है, फैमिली स्टार्ट कर रहा है, 10 साल में 20 साल में आप कहाँ जाना चाह रहे हैं. अच्छा, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको सेविंग की ज़रूरत है, आपको इनकम ग्रोथ की ज़रूरत है, आपको इनकम की ज़रूरत है मंथली बेसिस. ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर लेंगे. फिर आप जो भी अपना कोई दोस्त हो, बैंकर हो, अगर तकाफुल या इंश्योरेंस एजेंट से बात आपकी जान पहचान है, वाकफियत है, या कोई कंसल्टेंट है, कोई ब्रोकर है जो आपका जानने वाला है, आप उनके साथ बैठे तो बताए देखिए मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ. व्हाट आइडिया कैन यू गिव मी, व्हाट गाइडेंस कैन यू गिव मी. बट इट विल शो दैट यू हैव ऑलरेडी डन योर होमवर्क ऑफ वेयर यू वांट टू गो. वेयर यू वांट टू गो, नोबडी एल्स कैन डिफाइन दैट. बट वंस आपने ये फैसला कर दिया कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो फिर आप अफान से, अजीम से, अली से, किसी से भी बात कर सकते हैं कि यार जमशेद तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओगे तो खड्डे बहुत मिलेंगे. बट ये सिर्फ उस वक्त मैं कह सकता हूँ जब मुझे पता हो कि तुम्हें जाना किधर है. अगर वो ही क्लैरिटी नहीं है तो मैं तो तुम्हें कह दूँ हाँ यार पैसे इधर लगा लो, उधर लगा लो. और यूजली मैं किस बेसिस पे बताऊंगा, क्योंकि यार मेरा उसमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, मुझे कमीशन मिलेगा उसका, तो मैं उस डायरेक्शन में ले जाऊंगा. और कुछ ये भी हो सकता है कि मेरी नॉलेज ही इसी चीज पे ज्यादा है. बट अगर आपने ये फैसला डायरेक्शन अपनी खुद डिसाइड किया, then you should talk to them. And my usual advice to people who are starting their career is you decide what you want to do. You decide where you want to go. And once you have done that, then let's sit down and see कि भाई आपकी financial planning कैसी होनी चाहिए. वरना ये एक्सपेक्ट करना कि मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, बट मेरी नॉलेज फॉर एग्जांपल तकाफुल की तरफ ज़्यादा है. हो सकता है मेरे दोस्त है वो मीज़ान में ब्रांच मैनेजर है, वो तो बैंकिंग की तरफ ही आपको ले जाएगा. सिमिलरली एक साहब है जो म्यूचुअल फंड में बैठा है, वो म्यूचुअल फंड की तरफ आपको ले जाएंगे. सो बेहतर ये कि आप खुद अपनी क्लैरिटी बनाएं. इसके लिए कुछ हल्की फुल्की लर्निंग अगर हो जाए आपकी तो क्या ही बात है, क्योंकि हमारी स्कूल्स तो हमें नहीं सिखाती है ये चीज़ें. तो वो अगर आप कुछ बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो
फिर बेशक आप लोगों से मशवरा करें, मशवरा करना तो अच्छी बात है, बट यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू गो फर्स्ट. वरना अगर सिर्फ आप मशवरा कर रहे हैं तो you're not really going to achieve anything because that person will say whatever they want to say. Like I proposed to my neighbor कि यहाँ जॉब देख लो, वहाँ जॉब देख लो, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन था नहीं. और मैंने जब पूछा तो वाकई पता चल गया इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि he doesn't know what he wants to do. तो ये that if someone is starting out a career and planning to save for the long period, ये डिफाइन करना सेविंग कितनी करनी है, इनकम कितनी चाहिए, एक्सपेंसेस कितने हैं, क्या प्रोटेक्शन की मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर है तो कितनी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. एंड दीज थिंग्स आर नॉट रिटन इन स्टोन, right? So they keep changing every year. Today you have one child, 3 years down the line you'll have 3 children, inshallah. So obviously costs will go up. True. Okay, inflation in our society is very high. That keeps rising, that keeps changing. Similarly, your protection needs might change. आज मेरी सैलरी 100,000 है, 2 साल बाद मेरी 500,000 होगी. अब अगर 100,000 की कवरेज मैं अपनी वाइफ के लिए छोड़ूंगा and I'm gone, so she will not be able to manage after 5 years because now she's used to the 500,000 salary. So I need to up my coverage as well. तो ये सारी planning individuals को करनी चाहिए. And I have found कि when you maintain your will, अगर आप अपना वसीयतनामा बनाते हैं ना, तो you are forced to do this thinking. अच्छा. No, I'm telling you, because जब आप वसीयतनामा बना रहे हैं ना, तो आप ये चीजें सोच रहे हैं कि कल मैं पिक्चर में नहीं हुआ तो क्या हो रहा होगा ग्राउंड पे. मुझे किन चीज़ों की नसीहत अपनी मिसेस को देनी है, अपने बच्चों को देनी है, अपने दोस्तों को देनी है, अपने भाई बहनों को देनी है, मुझे क्या चीज़ें बतानी है अपनी मिसेस को या अपनी वालदा को कि भाई कौन सी चीज़ क्या पड़ी हुई है, मुझे क्या बताना है कि मैंने किन लोगों से कितने कर्जे लिए हुए हैं, मुझे ये बताना है कि भाई ये गाड़ी कंपनी की है, मेरी नहीं है. You know, all of these things. Or what about those assets that people have borrowed from you? You need to let them know that as well कि भाई इनसे आपको इतने लेने, इनसे आपको इतने लेने. तो मगर देखिए पाकिस्तान में मरने मनाने की बात करते हैं लोग, बीपी हाई हो जाता है लोगों का कहीं पहले तो इसके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो लेकिन देखें, अगर कोई शख्स पैदा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं. अगर वो पैदा हो गया है तो वो मरेगा जरूर. ठीक है. सो डेथ इज द ओनली रियलिटी that humanity faces. True. Right. Okay. And then the Prophet ﷺ has said, a night should not go by that your will is not ready. Yet none of us have a will. True. Okay. You have. I have, yeah. I know. So that I have, that I've done, and there are many others who have as well. But yes, I've made an effort to do it. But everybody should do it. Right? And unfortunately it's not very common. And you're right, अगर आप किसी को कहेंगे, so especially if they're an old person, they'll probably want to slap you, okay? You know, you're trying to kill me or something. But you're not. The objective is that the bulk of the cases in our court system are succession battles. True. एक तो एक simple succession का case, someone passed away, the court decides कि ठीक है ये सारे assets हैं, इनको इस तरीके से divide कर लो, done. But वहाँ जहाँ पर कोई और खड़ा हो गया, कोई यहाँ से खड़ा हो गया, कोई वहाँ से खड़ा हो गया, that's a battle that could have been avoided. True. But nobody did the homework that they should have done. True. So anyway, long story short, if someone is starting their career, one, they should make their will anyway, but other than that, they should plan out what they want to achieve in the years to come. Once they उसकी कुछ उनके ज़हन में एक आउटलाइन आ जाए, फिर वो ब्रोकर से, फाइनेंशियल एनालिस्ट से, दोस्त से, किसी से भी मशवरा करें और सबके मशवरे सुने और फिर एक डिसीजन ले लेके भाई ठीक है मेरे लिए ये प्रोडक्ट्स बेहतर होंगे और उस पर फिर अमल करें. ठीक है. अच्छा, तो I think towards the end this is a rapid fire round. So just continue with that. Sure. One word for anything. Pak Qatar. Amazing. Takaful. Protection. Insurtech. Needed. ठीक है. Financial education. Really needed. Financial awareness. Again, really, really, really needed. Right. Thank you, Mr. Azim, for coming in. I love the interview and really, have that engaging conversation with Islamic insurance in general. And, I hope all of those who are watching, I think they enjoyed it as well. So thank you for coming and thank you for all those who are watching. Allah Hafiz.